Dear students, today we'll be discussing about Russian Revolution. Russian Revolution in itself was a very important event of 20th century. अगर हम देखें तो एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात हमें समझ में आती है। मैं एक दिन कुछ दिन ऐसे ही पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एम.एन. रॉय एक क्रांतिकारी थे और अच्छी तरह हम भारत में उन्हें जानते हैं, लेकिन आई वॉज रियली सरप्राइज टू नो दैट एम.एन. रॉय वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी। मेक्सिको बहुत दूर है यहाँ से, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, और एम.एन. रॉय यहाँ से इंडोनेशिया गए जर्मनी की मदद से, इंडोनेशिया से अमेरिका, अमेरिका से फिर उन्होंने बॉर्डर पार किया और मेक्सिको गए। आई मीन एक बहुत ही लंबी यात्रा करने के बाद गए, वो भी उस जमाने में जब रेल, ट्रेन, यातायात के दूसरे साधन, हवाई जहाज वगैरह उतने ज्यादा नहीं थे। तो क्या सोच थी उनकी, क्या उनके भीतर भावना थी कि वो इतनी दूर भारत से यात्रा करके मेक्सिको पहुंचे थे और वहां उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको का गठन किया। शायद इसकी मूल कारण में अगर जाएं तो हमें पता चलता है कि उस दरमियान 18वीं सदी के समय और 19वीं सदी, 20वीं सदी में कहीं न कहीं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इसने उस समय के समाज को पूरी तरह से बदल दिया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे शब्द दिए थे और इन शब्दों ने कहीं न कहीं पूरी तरह से पूरी दुनिया के लोगों का, पूरी दुनिया की जनमानस को उद्वेलित कर दिया था। क्या सोच थी वो, एक अलग समय था। हर जगह, हर देश के युवक अपनी देश की व्यवस्था को, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए बेताब थे। वो जहां कहीं भी उन्हें कुछ दिखता था अच्छी चीज, कहीं कोई दूसरी देश में होने वाला कोई बड़ा सा परिवर्तन, उस परिवर्तन को अपने देश में ही लाते थे। और उस समय की सोच के पीछे अगर हम आज रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो रशियन रिवॉल्यूशन की इस सोच के पीछे कहीं न कहीं तत्कालीन जो यूरोप का समाज था और उस यूरोप के उस समाज में जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी, हमें उसको भी समझना होगा। अगर हम देखें तो उस वक्त जो यूरोप था, उस यूरोप में 3 किस्म की पॉलिटिकल थॉट्स थे, पॉलिटिकल थिंकिंग थी, राजनीतिक विचारधाराएं थी। एक थी कंजर्वेटिव वे लोग थे जो ये मान चुके थे कि अब वक्त राजा महाराजा का नहीं है, हर देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कहीं न कहीं अब परिवर्तन तो होना है। लेकिन ये वे लोग थे जो ये भी मानते थे कि कहीं न कहीं हमें अपने अतीत को सम्मान की नजर से देखना होगा। हम आज तक जहां कहीं भी पहुंचे हैं, अतीत का भी उसमें हिस्सा रहा है, तो हम पूरी तरह से अतीत को कचरे के डब्बे में नहीं फेंक सकते। तो कंजर्वेटिव्स वो थे जो ये मानते थे कि द पास्ट मस्ट चेंज बट वी शुड स्टिल रेस्पेक्ट द पास्ट। दूसरी सोच थी लिबरल्स की। लिबरल ये मानते थे कि इट्स ऑल राइट, देयर हैज टू बी अ चेंज इन द सोसाइटी, वी डोंट हैव किंग्स एंड क्वींस, वी कांट हैव देम। और कहीं न कहीं राजा महाराजा और जन्म से पैदा हुए लोगों का जो एक अधिकार है वो अब नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। मनुष्य अगर कुछ इस दुनिया में हासिल करता है तो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी ताकत से। इनफैक्ट लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने वाले वे लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद व्यापार में, ट्रेड में, इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा पैसा कमाया था। उन्होंने एक रुतबा कमाया था और वो उस रुतबे और उस चीजों को ये समझते थे कि हम अपनी काबिलियत से किए हैं तो हर आदमी को अपनी काबिलियत सिद्ध करनी होगी। आप राजा सिर्फ इसलिए नहीं हो सकते कि आपके पिता राजा थे इसलिए आप हैं। आप जमींदार सिर्फ इसलिए नहीं हो सकते कि आपके पिता जमींदार थे तो आप भी जमींदार हैं। आपको अपनी काबिलियत सिद्ध करनी होगी। और ये लिबरल्स वे थे जिनका ये सोच था कि अगर कहीं राजा भी है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी बीच बीच में इलेक्शन हो, जनता ये तय करे कि कौन है। लेकिन हाँ, ये लिबरल्स उस वक्त के ऐसे नहीं थे जो स्त्रियों को उनके वोट देने का अधिकार देने की बात कर रहे थे। नो, दे वर अगेंस्ट वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन एंड दे वर आल्सो अगेंस्ट वोटिंग राइट फॉर एवरी मेल
कैंडिडेट, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो प्रॉपर्टीड लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है समाज में, उन लोगों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो एक पैसे का टैक्स नहीं भरते या प्रॉपर्टीड नहीं है, तो दे हैव नो बिजनेस टू वोट इन अ डेमोक्रेसी। ये लिबरल्स थे। इससे उलट एक और सोच थी, रेडिकल्स थी। रेडिकल्स एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए थे। वो मानते थे कि हर व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, स्त्री हो पुरुष हो, उसे वोट देने का अधिकार है, उसे यह चयन करने का अधिकार है कि उस देश के शासन व्यवस्था क्या होगी। अगर हम देखें तो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के अलावा भी एक सोच थी जिसे हम रेडिकल के ग्रुप में कह सकते हैं, वो कम्युनिस्टों की सोच थी। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ढेर सारे लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रीज में मजदूरों की हालत क्या है, और ये सही बात है। शुरुआती दौर में जो फैक्ट्रियां लगी, जो कारखाने लगे, उन कारखानों को चलाने के लिए मजदूरों को बड़े कम वेतन पे और एक दिन में कम से कम 12 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। इस कमर तोड़ मेहनत के बावजूद उन्हें बस उतना ही मिलता था जितना कि वो जी खा सके। उनको फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई ढंग की अमेनिटीज नहीं थी, कोई एम्बियंस नहीं था फैक्ट्री में, और यहां तक कि वो जहां रहते थे वहां पे भी एक सामान्य अमेनिटी जैसे टॉयलेट्स वगैरह, इसकी भी साफ सुथरी व्यवस्था नहीं थी। तो ये ढेर सारे लोगों ने ये देखा कि आखिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा तो खूब कमा रहा है और एक के बाद एक वो इंडस्ट्रीज खड़ी करते जा रहा है, लेकिन क्या बात है, मजदूरों की हालत नहीं सुधरती। तब ऐसे ढेर सारे लोग थे, कार्ल मार्क्स और हेजल जैसे लोग, जिन्होंने ये एक अपनी थियरी दी। उनका ये कहना था कि दुनिया में अगर हम कम्युनिस्ट को सोचे तो कम्युनिस्ट की कुछ एक खासियत है। सबसे बड़ी बात थी कि ऑल द फैक्ट्रीज आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट वो जिसके पास कैपिटल है। कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी है तो आप जमीन खरीद सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई व्यापार, कोई धंधा कर सकते हैं। तो उन्होंने बजाय दुनिया को जमीन और जायदाद और फैक्ट्रियों के रूप में देखने को, उन्होंने उसे कैपिटल के रूप में देखा कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कारोबार हो रहा है, कारोबार हो रहा है, वो पूंजी के दम पे हो रहा है। पूंजी से आप जमीन खरीदिए, खेती करिए, पूंजी से जमीन खरीदिए, फैक्ट्री लगाइए, व्यापार करिए। तो उन्होंने एक कैपिटलिस्ट शब्द इजाद किया। अब कैपिटलिस्ट दे ओन द फैक्ट्रीज। उनके ख्याल से लेबर्स ही वे लोग हैं जो कैपिटलिस्ट की ओन की हुई फैक्ट्रियों में, कैपिटलिस्ट के मालिकों की फैक्ट्रियों में लेबर ही जो काम कर रहे हैं, और ये लेबर ही अपनी मेहनत से और अपने जो मेहनताना उन्हें जितना कम मिल रहा है, इसकी वजह से वो कैपिटलिस्ट के लिए प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, ढेर सारा मुनाफा दे रहे हैं कैपिटलिस्ट को। एक उन्होंने देखा कि मेहनत तो कर रहा है लेबर, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है लेबर ही क्रिएट करता है, लेकिन वो प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का है, और वो कैपिटलिस्ट उस प्रॉफिट को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है कि इससे लेबर की स्थिति सुधरे, उसके मजदूर की स्थिति सुधरे, उसके बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, उसकी अच्छी जिंदगी चले। नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ प्रॉफिट अपने लिए चाहिए था, अपने सुख आराम के लिए चाहिए था। ये उनकी सोच थी, और उन्होंने इन सब चीजों को देखने के बाद एक चीज तय किया, कार्ल मार्क्स और हेजल की जो सोच थी कि अगर आप मजदूरों की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों को आपको नेशनलाइज करना होगा, सरकार को फैक्ट्रियों को लेना होगा, उससे मिले हुए फायदे के आधार पे आप लेबर्स को एक अच्छी जिंदगी देंगे, और तब जाके लेबर की स्थिति सुधरेगी। अगर हम लेबर्स को कैपिटलिस्ट के हाल पे छोड़ दिए तो लेबर्स की स्थिति नहीं सुधरेगी। ये सही बात थी। उस समय में इंडस्ट्रीज अच्छी खासी हो गई थी, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में फैक्ट्रियां लगी थी, और फैक्ट्रियों में लेबर्स की हालत खराब थी। बाद के समय में अब आज की आधुनिक फैक्ट्रियों को देखें तो लेबर भी अच्छा खासा पैसा पा रहा है, और एक वर्किंग एम्बियंस, वहाँ का माहौल अलग है, लेकिन तब वो नहीं था। मजदूर बहुत परेशान था। इन सब बातों को देख के उन्होंने एक विचार बनाया था, कम्युनिज्म जिसे कहा जाता है, सोशलिज्म भी जिसे कहते हैं हम, सोशलिज्म का ये विचार मार्क्स और हेजल ने दिया था। उनके हिसाब से ये था कि दुनिया में जो भी प्रॉपर्टी है
दैट शुड बी नेशनलाइज्ड, गवर्नमेंट ले ले, गवर्नमेंट भी इन फैक्ट्रियों को चलाए और उस कारोबार से होने वाले मुनाफे को सरकार अपने हिसाब से मजदूरों के हित में खर्च करे। आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है, आपको निश्चित तौर पे नहाने धोने के लिए आपको तौलिया चाहिए, अपने कपड़े चाहिए, टूथब्रश चाहिए, ये सारी चीजें जो पर्सनल प्रॉपर्टी है दैट कैन बी हेल्ड, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपकी जमीन, आपका मकान, आपकी फैक्ट्री और इस तरह से संबंधित जो जायदाद है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाती है। तो उन्होंने कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड कंप्लीटली बी बैंड। इन सारी सोच की जो यूरोप में उस वक्त चल रही थी, सारी सोच ने पूरे यूरोप में अपना एक असर दिखाया था। जैसा कि हमने कहा कि यूरोप को छोड़िए पूरी एशिया में और हर जगह ये असर था। हमारे यहाँ के खुद जैसा हमने एमएन रॉय की बात की, ये तक लोग एक कम्युनिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट विचारधारा से इतने ओतप्रोत थे कि भारत में ही नहीं, एमएन रॉय ने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी फाउंडर मेंबर थे और मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के भी वो फाउंडर मेंबर थे। तो ये लोग पूरी दुनिया में फैले थे और इन लोगों के मन में ये सोच थी कि समाज में आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, हर आदमी को सुख सुविधा और हर आदमी का काम होना चाहिए। अब अगर हम जैसा देखते हैं कि सोशलिज्म का जो मार्क्स और हेजल की जो विचारधारा थी, ये बेसिकली उसने यूरोप की बाकी फैक्ट्रियों को देख के कहा था। लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी, मार्क्स और हेजल की विचारधारा के अनुरूप दुनिया की पहली क्रांति यूरोप के किसी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में नहीं हुई, रशिया में हुई। और ये एक अजीब विरोधाभास है। रशिया उस वक्त के यूरोप में सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में से एक था। इंडस्ट्री थी वहां पे, लेकिन इन वेरी स्मॉल पॉकेट्स, पेट्रोग्राड वगैरह के आसपास और जो छोटे कुछ शहरों के आसपास ही इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल पॉकेट्स में थी। जबकि यूरोप के बाकी देश जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ फैक्ट्रियां अच्छी खासी तादाद में थी। अगर हम रशिया के पॉपुलेशन को देखें तो 85% जो लोग थे दे वर पीजेंट्स, वो खेती करते थे, वो खेती वाले लोग थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम स्तर पे हुआ था। वहां पे ज्यादातर जमीन जो थी नोबिलिटी, चर्च और क्राउन की थी। क्राउन यानी वहां के राजा। अगर हम रशिया के राजा को देखें शुरुआत की 20वीं शताब्दी में 1900 के आसपास, तो हम ये पाते हैं कि रशिया के राजा थे जार निकोलस सेकंड। और जार निकोलस सेकंड के राज की ये स्थिति है कि उस वक्त 85% लोग पीजेंट्स थे, यानी खेती से जुड़े हुए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन था लेकिन कम था, कम से कम यूरोप के दूसरे देशों में। और ज्यादातर जमीन या तो राजा की थी या क्राउन या चर्च की थी या नोबिलिटी की थी। एक चीज और थी, हम पाते हैं कि इंग्लैंड में और खास तौर पे फ्रांस वगैरह में भी नोबिलिटी की इज्जत पीजेंट्स करते थे। और फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में भी ये पाया गया था कि कुछ जगहों पे जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो अपने नोबल के लिए लड़े, तो वहां एक जनरल रिस्पेक्ट थी। लेकिन इससे उलट अगर हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो रशियन रिवॉल्यूशन में रशिया में उस वक्त जो पीजेंट्स थे वो अपनी नोबिलिटी को रेस्पेक्ट नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि जो नोबिलिटी की जमीन है वो हमें मिल जानी चाहिए। अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं मार्क्स और हेजल के हिसाब से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे वहां सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होना चाहिए था, क्योंकि पीजेंट्स में तो ये स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर रशिया में देखें तो रशिया में सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन, जो कहीं ना कहीं मार्क्स और हेजल की विचारधारा के अनुरूप था। एज आई सेड कि इट वाज द रशिया वेयर द फर्स्ट रशियन रिवॉल्यूशन, वेयर द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, द सोशल रिवॉल्यूशन इन द लाइन ऑफ थिंकिंग ऑफ मार्क्स एंड हेजल टुक प्लेस। जैसा कि मैंने बताया था कि रशियन रिवॉल्यूशन अपने आप के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। और अगर हम रशियन रिवॉल्यूशन को आज पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा देखना होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन कोई एक ऐसी घटना नहीं थी जो एक क्षण में या कुछ समय में हो गई। ये रशियन रिवॉल्यूशन बहुत सालों तक चली
और उसमें हम कम से कम 2-3 पड़ाव उसके देखते हैं। अगर रशियन रिवॉल्यूशन के हम देखें तो पहले रशियन रिवॉल्यूशन का एक प्रयास हुआ था 1905 में, और जहां पे उस वक्त 1905 में लोगों ने ये दावा किया था, ये चाहा था कि भाई देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लेबर्स शुड बी पेड प्रॉपरली एंड देयर वर्किंग आवर्स शुड बी लिमिटेड। ये 1905 का रिवॉल्यूशन था। Then we come into 1917, where one revolution took place in February. That is still called February Revolution. और इसमें इस रिवॉल्यूशन का ये असर हुआ कि जार निकोलस ने एक अपनी सत्ता छोड़ दी, पावर छोड़ दिया, और जार निकोलस ने पावर छोड़ने के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। और इसके बाद फिर लेनिन इत्यादि ये लोग आए और इन लोगों ने फिर अक्टूबर में रिवॉल्यूशन किया, कहीं ना कहीं आर्मी को मिलाया और इस तरह से, और फिर अक्टूबर में रिवॉल्यूशन करने के बाद लेनिन जो है देश के पहले शासक बने। तो हम अगर रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो 3 हिसाब से पढ़ेंगे। एक 1905 में रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 1917 के फरवरी में रिवॉल्यूशन हुआ, और 1917 के ही अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुआ। हम इस तरह से